हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन टॉक्स। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं डीआरडीओ का जो लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे उसका सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये आपका सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर डी है। ये मैं आप लोगों के लिए सेट 1 का पार्ट नंबर डी लेके आया हूँ। आप सभी को पता है कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 में डीआरडीओ का पेपर होगा। तो टीयर 2 की बात करें फ्रेंड, तो टीयर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा फोकस पूरा फ्रेंड्स आपका टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप वीडियो को 1.25 एक्स स्पीड पर भी देख सकते हैं, फिर भी आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो मैं आपके लिए 4 सेट लेके आने वाला था, जिसमें से मैंने सेट 1 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों सॉल्व पूरा पूरा आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया है और ये आपका पार्ट नंबर डी है। बट फ्रेंड्स, आपकी तरफ से कोई भी जो फीडबैक मिलता है, कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक मैं सेट 1 पे ही आप लोगों को बस सेट 1 देके ही इस सीरीज़ को यहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आप लोगों से कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे शायद मैं सेट 2, सेट 3 और सेट 4 ना लेके आ पाऊँ। अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक मिलता है तभी मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर डी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन आपसे बोलता है द पर्पज़ ऑफ सर्ज टैंक इन ए पाइपलाइन। तो मतलब पाइपलाइन में जो आपका सर्ज टैंक लगा होता है उसका पर्पज़ क्या है? मतलब उसको हम बोलते हैं कुंड, मतलब सर्ज लोग कुंड बोलते हैं। तो मेरा फ़ोकस फ्रेंड आपका इंग्लिश की तरफ रहता है, ठीक है? तो फिर अगर हम बात करें पहले आपका सर्ज टैंक आखिर होता क्या है? तो देखिए, जो आपका एक सर्ज टैंक होता है या उसको हम सर्ज चैम्बर भी बोलते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है फ्रेंड, ये कोई मैकेनिकल डिवाइस या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। ये नॉर्मल आपका एक, यहाँ पे देखिए, ये आपका पाइपलाइन है, ये आपका पाइपलाइन है और यहाँ पे एक सिंपल सा एक टैंक लगा दिया गया है जिसको इन्होंने बोल दिया है सर्ज टैंक। ये आपका लगता है रिजर्वायर के बीच में और टरबाइन के बीच में, जो पाइपलाइन होती है ये उसके बीच में इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? ये क्यों लगता है फ्रेंड? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लॉन्ग प्रेशर देखिए, जो आपका ये कंड्यूट है इसको हम बोलते हैं कंड्यूट या पेनस्टॉक या पाइपलाइन। तो जब अचानक हम किसी वाल्व को यहाँ बंद करेंगे तो जो इसका प्रेशर होता है वो अचानक से इस पाइप को डैमेज कर सकता है। तो उस प्रेशर के शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वाटर हैमर का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक है, तो जो पानी यहाँ रुकेगा तो पानी जाके सिंपल से यहाँ पानी जो है सर्ज टैंक में स्टोर हो जाता है और जो वाटर हैमर का कंडीशन है उससे हम बच जाते हैं, हमारी पाइप की सेफ्टी हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, ठीक है? तो वाटर हैमर से जो भी प्रेशर को होता है उसको रिलीव करने के लिए हम यहाँ पे सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ्रेंड एक फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप सभी को देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपका मेन फंक्शन क्या होता है? सर्ज टैंक जो आपका होता है, उसका आखिर मेन फंक्शन क्या होता है? इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर सर्ज टैंक क्यों लगाते हैं, ठीक है? देखिए, पहला होता है जब भी लोड डिक्रीज़ करता है, व्हेन द लोड डिक्रीजेज़ द वाटर मूव्स बैकवर्ड एंड गेट स्टोर्ड इन इट, ठीक है? जब भी हमारा लोड डिक्रीज़ होगा, तो वहाँ से हमारा पेन स्टॉक जो है होता है हमारा टरबाइन में, वहाँ से जो भी पानी बचेगा, वहाँ से ये पेन स्टॉक हमारा क्लोज़ हो जाएगा, वहाँ से पानी हमारा जाके सर्ज टैंक में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब भी लोड इंक्रीज़ होता है, व्हेन द लोड इंक्रीजेज़ एन एडिशनल सप्लाई ऑफ वाटर विल बी प्रोवाइडेड बाय द सर्ज टैंक। तो हमें एडिशनल वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जब भी हमारा लोड इंक्रीज़ होता है, तो उस समय जो हमारा पेन स्टॉक होता है, वो हमारा बैकवर्ड आने लगता है और हमको अधिक वाटर सप्लाई मिल जाती है, जिससे हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन होता है आपका यहाँ पे सर्ज टैंक का, ठीक है? आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा, सर्ज टैंक और वाटर हैमर का क्या रिलेशन है। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है, ए सिंपल पिटोट ट्यूब इज़ यूज्ड टू मेजर, मतलब एक सिंपल पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल हम क्या मेज़र करने के लिए करते हैं? वेलोसिटी, प्रेशर, टोटल प्रेशर या डायनामिक प्रेशर? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हम सिंपल पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल आपका वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड आपको यहाँ पे वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, तो जब यहाँ पे पिटोट ट्यूब की बात आई है, तो यहाँ पे अगर हम वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर की बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे जेईई में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आता है कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? सीडी की वैल्यू क्या होगी वेंचुरी मीटर के लिए और ओडिफिस मीटर के लिए? यहाँ से आपको मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर हम वेंचुरी मीटर की बात करें, तो वेंचुरी मीटर की कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है 0.98, जो बहुत ही ज़्यादा हाई रखी जाती है। और ओरिफिस मीटर की बात करें, तो ओरिफिस मीटर में जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो अप टू 0.6 होती है, जो देखा जाए वेंचुरी मीटर के कंपैरिज़न में तो ये लो होती है, ठीक है?
तो ओरिफिस मीटर में हमारी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब सीडी की वैल्यू जो है लो होती है, वहीं पे वेंचुरी मीटर में सीडी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू फ्रेंड हाई होती है। तो इस वैल्यू को भी आप याद रखिएगा, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक फेवरेट क्वेश्चन फ्रेंड आपका आता है जे एग्जाम में कि वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू, वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल हम क्या मेजर करने के लिए करते हैं? मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप, या मेजर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए पाइपलाइन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और एज़ अ होमवर्क आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो प्लीज़ क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आखिर आंसर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या डी, ठीक है? आपसे सिंपल सा पूछा है मैंने कि वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल हम क्या मेजर करने के लिए करते हैं? वेलोसिटी, प्रेशर, डिस्चार्ज या प्रेशर डिफरेंस, ठीक है? तो आप सभी लोग इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक? चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ए सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर ऑफ बीम, मतलब एक आपका बीम है जो एक सिंपल सपोर्टेड, ये आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई एल रखी गई है, ठीक है, और सेंटर पे डब्ल्यू लोड लेकर चल रहा है ये। तो आपका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? तो फ्रेंड आप सभी लोगों को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ये अच्छे से आप सभी को सॉम में रटा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपसे न्यूमेरिकल नहीं, आपसे सिंपल सा CF4 डायग्राम कैसा होता है, वो पूछ लिया है। तो देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, कि 2 इक्वल एंड अपोजिट रेक्टेंगल होते हैं या 2 इक्वल एंड अपोजिट ट्रायंगल होते हैं। मैं आपको इमेज के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये आपकी सिंपल सपोर्टेड बीम हो गई, यहाँ पे एक लोड लग गया और यहाँ पे एक लोड लग गया और सेंटर में W का लोड लग रहा है, ठीक है? ये आपका W का लोड लग रहा है। ये आपका एसएफडी हो गया और ये आपका बीएमडी हो गया। तो इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपका शियर फोर्स डायग्राम कैसा है, ठीक है? आपसे फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में शियर फोर्स डायग्राम की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल यहाँ पे आपका ये है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 इक्वल्स एंड अपोजिट रेक्टेंगल। फ्रेंड क्या पता अगली बार आपसे इसके बारे में पूछ लेगा कि आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपका एक ट्रायंगल की तरह दिखता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो फ्रेंड आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप मेरा कोई भी वीडियो देख लेंगे, मेरा आप पेपर सॉल्यूशन कोई भी लेक्चर देख लेंगे, आपको मैं एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व करा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक थर्मिस्टर इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंड थर्मिस्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या मेज़र करने के लिए? तो फ्रेंड यहाँ पे प्रेशर है, स्पीड है, फ्लो है और टेम्परेचर है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, थर्मिस्टर को हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहले तो डी सही हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहली बात ये। अब दूसरी बात अगर यहाँ टेम्परेचर की बात हुई है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड। यहाँ पे देखिए, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे फॉलो करता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 से 212 तक जाता है। तो फ्रेंड आपको सिंपल सा इसको याद रखना पड़ेगा। फ़ॉर्मूलों का आपको ये फ़ॉर्मूला नहीं रटना है, सिंपल सा आपको ये याद रखना है, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, मतलब किसी भी पॉइंट पे, स्केल के किसी पॉइंट पे एक वैल्यू ले लीजिए, C ले लीजिए, तो C को 0 से माइनस कर दिए और डिवाइड करके 100 को 0 से माइनस करिए, ठीक है? और इसको इक्वल कर दीजिए, फ़ारेनहाइट स्केल पे कोई भी वैल्यू F ले लीजिए, F को 32 से माइनस करिए और 212 को 32 से माइनस करिए। ये दोनों आप इक्वेट कर देंगे तो आपके सामने सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आपको ये फ़ॉर्मूला रट्टा नहीं मानना है, आपको सिंपल सा स्केल याद रखना है कि सेल्सियस जो हमारा 0 से 100 जाता है और फ़ारेनहाइट हमारा 32 से 212 जाता है। बस अगर आप ये याद रख लेंगे, तो आपको कभी भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल में, फ़ॉर्मूले में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग सिस्टम ओवर मैकेनिकल सिस्टम। फ्रेंड्स सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग सिस्टम मैकेनिकल मेजरिंग सिस्टम से अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन के इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। तो सीधा सा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिनिमम इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिकल का जो मेजरिंग सिस्टम होता है वो मैकेनिकल सिस्टम से अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है सर्कुलर स्केल ऑन ए माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन, मतलब हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसमें से एक सर्कुलर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है।
तो सर्कुलर स्केल की मार्किंग कहाँ पे होती है? एनविल पे होती है, थिम्बल पे होती है, बैरल पे होती है या रैचेट पे होती है? तो फ्रेंड आपको मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से मेन स्केल को भी एक्सप्लेन करूँगा और सर्कुलर स्केल को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? देखिए ये आपका जो है सिंपल सा माइक्रोमीटर का फिगर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका एक मेन स्केल दिया हुआ है और ये आपके जो है ये आपका सर्कुलर स्केल दिया हुआ है, ठीक है? इसको यहाँ बोला गया है ऑक्सिलरी स्केल। तो ये आपकी रीडिंग जो है सर्कुलर स्केल पे है और ये रीडिंग आपकी जो है फ्रेंड मेन स्केल पे है। तो देखिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग किस पे है फ्रेंड? थिम्बल पे है। याद रखिएगा हमारा सर्कुलर स्केल जो है थिम्बल पे होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपसे सर्कुलर स्केल की बात किया था, तो सर्कुलर स्केल हमारा जो है थिम्बल पे होता है। वहीं अगर अगली बार क्वेश्चन पूछे आपसे कि मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखिएगा मेन स्केल की रीडिंग फ्रेंड आपका बैरल पे होता है, ठीक है? और फ्रेंड्स सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वो टोटल 50 नंबर ऑफ डिविजन्स आपके सर्कुलर स्केल पे होते हैं। इससे भी आपका जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन जेईई में आया था, हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड ऑन ए थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल पे, ठीक है? सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 50 डिविजन्स। वहीं अगर हम बात करें फिर अगले क्वेश्चन की, तो बोलता है मिलीमीटर स्केल माइक्रोमीटर पे कहाँ मार्क होती है? बैरल, थिम्बल, स्पिंडल या एनविल? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जो आपकी मिलीमीटर स्केल होती है वो आपकी बैरल पे मार्किंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर दिया, जो लास्ट ईयर जेईई में आए हुए थे, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑटो कॉलीमेटर, ऑटो कॉलीमेटर इज यूज्ड फॉर, ऑटो कॉलीमेटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? स्ट्रेटनेस मेजर करने के लिए, पैरेललिज्म मेजर करने के लिए जिसको हम बोलते हैं समांतरता, या फ्लैटनेस या एंगुलर? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा हम ऑटो कॉलीमेटर का इस्तेमाल एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। फ्रेंड एक बात और, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 150 प्लस मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा। आप वहाँ जाके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तो आपके 150 प्लस मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कभी भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा, ठीक है? तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ज़रूर आपको उस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स हैविंग अ सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर एंड ए वेरी हार्ड सरफेसेस, मतलब उन वस्तुओं के उत्पादन की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिनमें मुलायम तन्य इंटीरियर और बहुत कठोर सतह होती है? मतलब क्या बोला है, सरफेस हमारा हार्ड हो जाता है और जो उसका अंदर का पार्ट होता है वो हमारा सॉफ्ट और डक्टाइल रहता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो आप सभी को इसका अंदाजा लग गया होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड केस हार्डनिंग, ठीक है? अगर मैं आपको थोड़ा केस हार्डनिंग के बारे में बताऊं, तो केस हार्डनिंग को हम यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट व्हाइल अलाउइंग द मेटल डीपर अंडरनीथ टू रिमेन सॉफ्ट, मतलब कोई हमारा मेटल ऑब्जेक्ट है तो ये अंदर का ऑब्जेक्ट हमारा डक्टाइल रहेगा और ये बाहर का ऑब्जेक्ट हमारा हार्ड हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केस हार्डनिंग, ठीक है? तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग, तो देखिए जो प्रोसेस होते हैं, पहला कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, तो ये टोटल 5 नंबर्स आपके प्रोसेस होते हैं केस हार्डनिंग के। तो जे एग्ज़ाम क्या करता है फ्रेंड, आप सभी को किसी एक प्रोसेस का नाम दे देगा और बोलेगा इस प्रोसेस का नाम, मतलब ये किसके अंडर में आता है? केस हार्डनिंग में आता है, नाइट्राइडिंग में आता है, एनीलिंग में आता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड केस हार्डनिंग में आपके 5 मेन प्रोसेस होते हैं, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केस हार्डनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, मोस्ट ऑफन मशीन कंपोनेंट्स फेल बाय, मतलब जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम किस रीजन से फेल होते हैं? बकलिंग, क्रीप, फेटिग या ऑल? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा जितने मशीन कंपोनेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो है फेटिग की वजह से फेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब एक्सेसिव डिफॉर्मेशन की वजह से जो हमारा फेलियर होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल करके, उसके डिजाइन और डायमेंशंस पे कंट्रोल करके, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को और अपने ऑब्जेक्ट की डिजाइन और डायमेंशन को कंट्रोल करके हम उस फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड स्ट्रेंथ की,
तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपको जेईई के पेपर में सिंपल सा आपको इस सभी को डेफिनिशन दे देगा और बोलेगा ये डेफिनिशन किस प्रॉपर्टीज़ की है, ठीक है? तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें फ्रेंड, तो स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट रेजिस्ट, जो हमारी इसकी वजह से क्या होता है? इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स डायमेंशन, शेप एंड एनी फेलियर बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के बाद बॉडी अपने आप को उस शेप को चेंज करने में और किसी भी फेलियर को होने में अपने आप को रेजिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्रेंड स्ट्रेंथ, ठीक है? अगर हम बात करें फ्रेंड रेजिलियंस की, तो उसको डिफाइन किया गया है, रेजिलियंस इज द टोटल स्ट्रेंथ एनर्जी स्टोर्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर में, ठीक है, जितना भी टोटल स्ट्रेंथ एनर्जी स्टोर होता है गिवन वॉल्यूम में मटेरियल के, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है आपका रेजिलियंस, ठीक है? हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की, डक्टिलिटी। तो फिर डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी, ये दोनों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सा लाइन याद रखना है कि किसी भी मेटल को, मतलब मटेरियल को अगर हम थिन वायर्स में ड्रॉन कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, क्योंकि वो आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी डक्टिलिटी की डेफिनेशन है। और अगर हम किसी मेटल को अगर थिन शीट्स में हैमरिंग करके उसको फॉर्म कर लेते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो ड्यू टू मैलिएबिलिटी होती है, ठीक है? तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थिन वायर में ड्रॉन कर लेते हैं, तो वो आपकी होती है डक्टिलिटी, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर थिन शीट्स में ड्रॉन कर लेते हैं, तो वो होती है आपकी मैलिएबिलिटी। अगर क्वेश्चंस की बात करें फ्रेंड आपकी, देखिए पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड ये प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू अ थिन प्लेट। मतलब अगर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम मटेरियल को थिन प्लेट्स में फॉर्म कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो आपकी होती है मैलिएबिलिटी, ठीक है? हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बोलता है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन। मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है आपकी रेजिलियंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रेजिलियंस, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इन यूनिटी डायग्राम फॉर वाटर। मतलब एक अंगी आरेख में त्रिक बिंदु पर जल के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या? मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है आपका ट्रिपल पॉइंट पे वाटर का। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ड्यू टू गिब्स फेज रूल। फॉर्मूला होता है पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, ठीक है? तो आपका पी क्या होता है? पी होता है आपका नंबर ऑफ फेजेस दैट कोएग्जिस्ट इन सिस्टम, सी आपका होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और एफ आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम देखते हैं, आपका P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू है ना? तो फॉर प्योर वाटर के लिए क्या बोलता है? ट्रिपल पॉइंट पे 3 फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर प्योर वाटर एट ट्रिपल पॉइंट देयर आर 3 फेजेस, ठीक है? देयर इज़ 1 कंपोनेंट, वाटर दिया है हमारा, तो सिंपल सा है कि कंपोनेंट हमारा एक रहेगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और फेज की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, और सिंपल सा आपको एफ यहाँ पे निकालना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमने पी की वैल्यू 3 रख दी, ठीक है? एफ आपको निकालना है, सी की वैल्यू 1 रख दी और 2 फॉर्मूले में था, तो इससे फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? 0, ठीक है? तो ट्रिपल पॉइंट पे जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वाटर का, वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0, ठीक है? आई होप यहाँ से आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि आपको गिब्स फेस रूल क्या होता है, कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है एक सॉलिड प्लस लिक्विड रिजल्ट इन ए सॉलिड फॉर्मेशन। मतलब कूलिंग, मतलब हम सॉलिड, हमारे पास सॉलिड है और लिक्विड है, उसको हम कूल कर रहे हैं, ठीक है? उसको हम कूल कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको सॉलिड मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं पेरिटैक्टिक रिएक्शन। मैं अभी आपको आयन कार्बन डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज यूटेक्टिक, व्हाट इज यूटेक्टोइड एंड व्हाट इज पेरिटैक्टिक। तो अभी ध्यान रखिएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड से जब भी हमें सॉलिड मिलता है कूलिंग करने पे, तो उसको हम बोलते हैं पेरिटैक्टिक रिएक्शन, ठीक है? मैं आपको अभी आयन कार्बन डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये आपका आयन कार्बन डायग्राम है, जहाँ पे आपको एक्स एक्सिस में मिलेगा कंपोजिशन, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वाई पे आपको मिलेगा फ्रेंड आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपका सॉलिड प्लस लिक्विड है, और यहाँ पे इसको हमने कूल किया तो आपको मिला सॉलिड, ठीक है? यहाँ पे हमने सॉलिड प्लस लिक्विड को कूल किया तो यहाँ पे हमको मिलता है सॉलिड। इसको हम बोलते हैं पेरिटैक्टिक रिएक्शन, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? जब लिक्विड है, हमने उसको कूल किया, हमको क्या मिल गया? सॉलिड मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पे होता है आपका यूटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है? और सॉलिड से सॉलिड हमको मिलता है तो
उसको हम बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। और फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कार्बन का परसेंटेज 0.76 बोल लिए इसको या 0.8 बोले, उससे कम होगा तो उस स्टील का नाम होता है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और उससे अधिक होता है तो उसका नाम होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। फ्रेंड इससे आपके जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आयरन कार्बन डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आप सभी को रिएक्शन लिख के देख दिया है। यू 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 यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं उसको हम बोलते हैं, देखिए, टू सॉलिड फेजेस फॉर्म ए सिंगल सॉलिड फेज, इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। ये किस परसेंटेज पे होता है कार्बन पे और कितने टेम्परेचर पे होता है, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। इससे आपको जेईई में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूटेक्टोइड रिएक्शन की, तो देखिए, टू सॉलिड फेज फॉर्म ए सिंगल सॉलिड फेज, तो ये आपका होता है यूटेक्टोइड रिएक्शन। कितने डिग्री? ये आपका 0.76% ऑफ कार्बन पे होता है एट टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन हो गया। और पेरिटेक्टिक की बात करें आपका, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सॉलिड प्लस लिक्विड से सॉलिड में जाता है। तो ये 3 रिएक्शन फ्रेंड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं इससे क्वेश्चन आया था आपका, ए स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन, तो स्टील का नाम क्या होता है? यूटेक्टोइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, या नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, 0.8% ऑफ कार्बन पे जो हमको स्टील मिलता है उसका आंसर आपका हो जाएगा यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? गिव्स फेज रूल फॉर ए जनरल, मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन से आपको जो सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था उससे ही आपको एग्जाम में जेईई में क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। फ्रेंड सिंपल सा है कि हम एल्यूमिनियम एलॉय से इंजन के पिस्टन को क्यों बनाते हैं? कि वो हल्का होता है, कि वो स्ट्रॉन्गर होता है, कि इट हैज़ लेस, उसका वियर कम होता है, या वो शॉक एब्जॉर्ब करता है? फ्रेंड्स इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका आंसर नंबर ए होगा, कि वह हल्का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय हमारा जो है हल्का होता है, उससे हम इंजन पिस्टन्स को बनाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी। मतलब बैटरी के स्टेटस, चार्जिंग स्टेटस को चेक करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, या एनीमोमीटर। फिर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं बैटरी के चार्ज स्टेटस को चेक करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, in a car, temperature indicating instrument is usually provided which indicates the temperature of। मतलब जो कार में आपको टेम्परेचर को इंडिकेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो किसके टेम्परेचर को दर्शाता है? इंजन पिस्टन के, इंजन के सिलेंडर के टेम्परेचर को, लुब्रिकेटिंग ऑयल के टेम्परेचर को, या जैकेट कूलिंग वाटर के टेम्परेचर को? फिर ध्यान रखिएगा, वो आपका जैकेट कूलिंग वाटर के टेम्परेचर को वो आपका रीडिंग देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, पेन हार्ड रॉड इज यूज टू एब्जॉर्ब। मतलब पेन हार्ड रॉड जो आपकी व्हीकल्स में लगी होती है, वो देखिए यहाँ पे आपका मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका ये पेन हार्ड रॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये किस लिए लगा होता है? वर्टिकल लोडिंग के लिए एब्जॉर्ब करता है, ड्राइव थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करता है, या साइड थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करता है, या कंट्रोल करता है रियर टॉर्क। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा। साइड थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम पेन हार्ड रॉड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, द पेन हार्ड रॉड प्रिवेंट्स द लेटरल मूवमेंट। जब ये लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा तो इस पे साइड थ्रस्ट आता है, तो ये साइड थ्रस्ट को ये एब्जॉर्ब करता है हमारा पेन हार्ड रॉड। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो पेन हार्ड रॉड जो होता है एक सिंपल सा डिवाइस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए रिजिड बार रनिंग साइडवेज इन द सेम प्लेन एज द एक्सल। ठीक है, कनेक्टिंग वन एंड ऑफ द एक्सल टू द कार बॉडी और चेजिस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द व्हीकल। तो ये होता है आपका पेन हार्ड रॉड। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोस्ट एंटीज की डिवाइसेस आर एम्प्लॉयड ऑन। मतलब जितनी भी मैक्सिमम एंटीज की डिवाइस होती हैं वो कहाँ पे लगी होती है? रियर ब्रेक में, फ्रंट ब्रेक में, सेकेंडरी ब्रेक में, या पार्किंग ब्रेक में? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, पहले आप समझ जाइए कि व्हाट इज पर्पज ऑफ एंटी स्किड ब्रेक। हमारा जो एंटी स्किड ब्रेक लगा होता है उसका पर्पज क्या होता है? इसको हम जो कॉमनली इसको हम एबीएस के नाम से जानते हैं, या सम टाइम इसको हम एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं, या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। जो क्या करता है, हेल्प प्रिवेंट कार एंड मोटरसाइकिल व्हील लॉकिंग अप एंड इम्प्रूव स्टीयरिंग कंट्रोल वाइल ब्रेक। मतलब
ब्रेकिंग के दौरान ये अपनी कार को और मोटरसाइकिल व्हील को लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा स्टीयरिंग पे बेटर कंट्रोल मिलता है। तो इसीलिए ये हमारा लगता है फ्रंट ब्रेक पे, ठीक है? तो जो हमारी एंटी स्किड डिवाइस होती है वो हम लोग फ्रंट ब्रेक पे एम्प्लॉय करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? बोलता है डीजल इंजन आर जनरली प्रेफर्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट दीस डेज बिकॉज़ ऑफ लो, मतलब डीजल इंजन को हम जनरली प्रेफर्ड करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्यों? क्योंकि उसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, या मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। तो फ्रेंड पहले देखिए, अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का सबसे मेन रीज़न क्या है, वो उसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका कम होता है, इसीलिए हम डीजल इंजन को प्रेफ़र करते हैं। और ध्यान रखिएगा, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हर बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 8 से 10 होता है और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 15 से 20 होता है। तो फ्रेंड ये आपकी कोई फिक्स रेंज नहीं है, ठीक है? ये आपकी कोई फिक्स रेंज नहीं, ये आगे-पीछे से थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट एप्रॉक्स इसी के बीच में रहता है। तो पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो 8 से 10 और डीजल का कंप्रेशन रेशियो 15 से 20 होता है, ठीक? एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था, द प्रेफरेंस ऑफ डीजल इंजन फॉर रोड ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्योंकि उसका लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ओवर द लार्ज रेंज ऑफ लोड, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे इसका सही ऑप्शन था। तो फ्रेंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो एक छोटा-सा लाइक कर दिया करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके मैकेनिकल के दोस्त डीआरडीओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो शेयर भी करिए। और चैनल फ्रेंड फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।